हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने अभी क्लास 9th एनसीईआरटी स्टार्ट कर ली है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, जिसमें था जो कि था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। समकालीन जो विश्व है उस पर डेमोक्रेसी के बारे में हमने बात की थी कि कैसे विश्व के अलग अलग जो कंट्रीज़ अलग अलग भागों ने डेमोक्रेसी को लाने के लिए कैसे लड़ाई लड़ी थी। आज हम लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग मतलब समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेमो और क्रेसी। डेमो का मतलब पीपल और क्रेसी का मतलब रूल, यानी रूल बाय पीपल। इसको हम बोल सकते हैं रूल बाय पीपल। ग्रीक वर्ड है, इसको मेन 2 वर्डों से मिलकर बना है, डेमो एंड क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल, तो इसको हम एक साथ बोल सकते हैं रूल बाय पीपल। और इसको अब फर्स्ट आता है वाई, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, हमने इसके शब्द का मतलब समझ लिया। डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रूल बाय पीपल। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जहाँ पर रूलर्स जो है लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है। पर जो है, क्या ये डेफिनेशन सही है डेमोक्रेसी की या सफिशिएंट है, मतलब क्या इस एक लाइन की डेफिनेशन से क्या हम पूरी डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, ये जो डेफिनेशन है ये सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ भी कुछ बातें या कुछ पॉइंट्स जुड़े होने चाहिए जिससे कि लार्जर या ब्रॉड मीनिंग हम समझ सके डेमोक्रेसी का, कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी मतलब कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी जो है वो कंट्री को अलग पहचान दिलाती है। कई जो कंट्री होती है ये मतलब प्रिटेंड कराने की कोशिश करती है कि वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इलेक्शन भी करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ सिर्फ वो प्रिटेंड ही करती है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट एक्चुअल में वो नहीं होती है डेमोक्रेटिक। सो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है एक कंट्री को फुलफिल करनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ने वाले हैं। द डेफिनेशन इन डेमोक्रेसी इज नॉट इज इनएडिकेट अनलेस इट एक्सप्लेन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की एडिकेट नहीं होगी जब तक कि हम ये जो नीचे पॉइंट्स है डेमोक्रेसी के वो ये अगर वो फुलफिल अगर नहीं करती है डेमोक्रेसी, तो ये जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो सही नहीं होगी। तो मतलब डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में है तो ये सारे पॉइंट्स भी फुलफिल होने चाहिए उस कंट्री में। सबसे पहला पॉइंट है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड पीपल। जो इलेक्टेड पीपल होता है अधिकतर डिसीजन उसके द्वारा लिया जाना चाहिए। मतलब जो हम लीडर चूज़ करेंगे, हम जिसको वोट देके चूज़ करेंगे, तो मेजर डिसीजन है उसी के द्वारा लिया जाना चाहिए, जो कि हमारी कंट्री में होता है। हम एमएलएस को चुनते हैं, एमपीस को चुनते हैं, तो लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है वो वही होती है और उन्हीं द्वारा हमारे लॉ बनाया जाता है। सेकंड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। मतलब कि इलेक्शन जो कंपटीशन होता है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। जनता फ्रीली और स्वतंत्र रूप से जिसे चाहती है उसे वोट दे, और उसकी जो काउंटिंग हो वोटिंग सिस्टम की वो भी प्योर फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। हमारे कंट्री में ऐसा होता है। इलेक्शन कमीशन जो बनी हुई है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का काम करती है। ये इंश्योर करती है कि जो ये इलेक्शन हो रहा है वो सही है, उसमें कोई करप्शन नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि अगर ये जो इलेक्शन है वो सही नहीं है तो वो इलेक्शन को कैंसिल भी करा देती है, बार फिर से री इलेक्शन करवाती है। ठीक है, अब इस इलेक्शन, इससे मतलब क्या है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, ताकि जो करंटली जो पावर में है उनके भी पूरे चांसेस हों कि वो हार जाए। मतलब कि फ्री एंड फेयर का इलेक्शन का मतलब होता है कि करंटली जो रूलिंग पार्टी है उसका दबदबा ना रहे, कि वो रूलिंग पार्टी है तो उसी के हित में सारे वोट जाएंगे। अगर जनता चाहती है कि ये रूलिंग पार्टी फिर से ना आए और फ्री और फेयर इलेक्शन में उसके पूरे चांसेस होते हैं कि वो पार्टी जो है वो हार जाए या अपनी सीट खो दे। तीसरा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब एक व्यक्ति एक वोट और एक ही उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि इच सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर ट्रीटेड इक्वली। मतलब एक जो अडल्ट सिटीजन है वो वोट देना है। अडल्ट सिटीजन मतलब 18 साल से ऊपर। पहले जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडल्ट 21 साल को माना गया था, लेकिन उसके बाद चेंज करके 18 साल कर दिया। तो अडल्ट सिटीजन है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, रिच, जो वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, मजदूर है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, उसके वोट की एक वैल्यू होगी। किसी भी उसके धर्म, उसकी जाति, उसके
जो रिलीजन है उसके नाम पर उसके वोट का कोई अलग अपन नहीं कर सकते हैं कि उसके वोट की वैल्यू अलग होगी। हर एक व्यक्ति के वोट की एक वैल्यू होगी, जो कि एक इक्वल, जो हम बोल सकते हैं इक्वलिटी के लाने के लिए अच्छी बात है कि हर एक व्यक्ति की एक वोट की एक वैल्यू होगी। इट ऑफर्स अ फेयर चॉइस ऑफ द टू द पीपल, और ये लोगों को एक फेयर चॉइस प्रोवाइड कराता है। चौथा पॉइंट है रूलर्स रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच ऑफ सिटीजन्स। मतलब कि रूल्स ऑफ लॉ है वो और रेस्पेक्ट फॉर राइट ऑफ सिटीजन। रूल्स ऑफ लॉ है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। रूल्स ऑफ लॉ होता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी पोस्ट के हटाकर, मतलब कि कोई भी लॉ अगर आता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए वो सेम लागू होगा, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद ही क्यों ना हो। मतलब कोई भी लॉ होगा वो देश में, वो किसी की व्यक्ति के पोस्ट, उसके धर्म, उसकी पोजीशन है उससे ऊपर होगा। मतलब सभी के लिए लॉ होगा वो इक्वल होगा, उसको बोलते हैं हम रूल ऑफ लॉ। दूसरा है रेस्पेक्ट फॉर राइट ऑफ सिटीजन, जो रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो लोगों के राइट्स हैं, जहाँ पर रहने वाले लोगों के राइट्स हैं उनके, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ स्पीच, ये सारे भी उस जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें फुलफिल होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है पीपल कैन चूज दियर ओन रूलर्स, मतलब लोग जो है उनका खुद का रूलर स्वतंत्र रूप से चुन सके। तो ये जो 5 चीज़ें अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री फुलफिल करती है तो हम बोल सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अदरवाइज वो डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी को फुलफिल करने में काबिल मतलब फुलफिल करने में असमर्थ हो जाती है। फर्स्ट है मेजर डिसीजन किसके द्वारा, जो इलेक्टेड लीडर है उसके द्वारा। फ्री एंड फेयर ट्रायल ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। एक पर्सन एक वोट एक वैल्यू होनी चाहिए। चौथा जो है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए सभी के लिए, और सभी सिटीजन्स के राइट का अच्छे से मतलब राइट को अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और लास्ट जो है पीपल अपने लीडर खुद चूज कर सके। ठीक है, फिर आता है वाई वी नीड डेमोक्रेसी। अब हमने पढ़ तो लिया डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब क्या होता है, क्या क्या इसमें पढ़ा कि क्या क्या होने चाहिए, पर क्वेश्चन आता है कि हम डेमोक्रेसी की नीड क्यों है, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमें। इसीलिए सबसे पहला है इलेक्टेड पीपल लीड्स बेस्ट डिसीजन फॉर द पीपल रेदर देन रूलिंग वन। अगर मान लिया कि कोई राजा राज कर रहा है तो उससे ज़्यादा अच्छे डिसीजन एक इलेक्टेड लीडर लेगा, क्योंकि जो इलेक्टेड लीडर होगा लोगों को उस पर फेथ होगा, मतलब एक वो लोगों की तरफ से खड़ा होगा ना, उनको एक रिप्रेजेंट करेगा, तो उनके लिए तो एक अच्छा डिसीजन लेगा वो। लोग उसे वोट कब देंगे, जनता उसे वोट कब देगी, जब जनता को पूरा विश्वास होगा कि यही वो व्यक्ति है जो हमारे हित के लिए काम करेगा। उनको विश्वास होगा तभी जाके तो वो वोट देंगे और उनके हित के लिए काम करेगा, रादर देन कोई राजा या रानी राज कर रही है उसके हिसाब से। ठीक है, इट इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे अच्छी गवर्नमेंट की फॉर्म है। अब हम देख ले, जैसे जो एक सत्तावाद या राजावाद जो चलता है जिसमें राजा राज करते हैं या सिर्फ एक ही जना राज करता है, एक फैमिली के लोग राज करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की। तीसरा है डेमोक्रेसी प्रोवाइड इक्वल राइट टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, रेस्पेक्ट द लॉ एंड राइट ऑफ द पीपल, हैंस पीपल कैन स्पीक व्हाट दे वांट and share their opinion, raise their voice against the violation all over the democracy, makes country more active and transparent। बहुत सही इसमें दे रखा है पूरा कि डेमोक्रेसी हमें क्यों ज़रूरत है। डेमोक्रेसी जो है हमें सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड कराती है कंट्री में, रेस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड राइट ऑफ पीपल, हर व्यक्ति के जो अधिकार है उसका अच्छे से उसको रेस्पेक्ट कराई जाती है, मतलब हर व्यक्ति को वो अधिकार मिले इसका ध्यान रखा जाता है। लॉ जो है सही तरह से इम्प्लीमेंट हो उसका ध्यान रखा जा सकता है। और पीपल यहाँ पर लोग यहाँ फ्री है कि वो जो चाहते हैं अपनी ओपिनियन वो अपने लीडर के सामने रख सकते हैं ना। अगर राजा अगर राज करता है तो उनके सामने वो नहीं बोल सकते अपनी जो ओपिनियन है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी ओपिनियन सुनी जाए तो वो सुनी जा सकती है। अगर कोई वॉयलेशन हो रहा है उसके खिलाफ तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा सकती है, और ये कंट्री को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाती है। अच्छी बात है ये कि डेमोक्रेटिक पावर जो है डेमोक्रेसी में पावर जो होते हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बटे होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो सबका अलग अलग काम होता है। तो ये क्या अलग अलग पावर बटे होते हैं, इससे क्या होता है डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो होता है वो टाइम लेता है। मतलब डिसीजन कोई भी डिसीजन लेना है
तो सबसे पहले लोकसभा में बिल पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और सभी जो मिनिस्ट्रीज होती है उससे रिलेटेड उनमें कंसल्ट होता है। तो ये काफ़ी टाइम लेता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। कोई भी लॉ बनाना है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, हमें पता है हमारे इंडिया में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि इतने सारे लोग इसमें जुड़े होते हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग जुड़े होते हैं, अलग अलग उनका फील्ड होता है, उनकी अलग अलग ओपिनियन होती है। तो ये सारी जब चीज़ मिलाकर एक बिल पास होता है तो वो ऐसा बिल होता है कि किसी भी कोई भी एक वर्ग ना छूटे जिसको उस बिल से या उस अधिकार से नुकसान हो। मतलब टाइम तो लगता है लेकिन जो है ये बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल होता है कि जो व्यक्ति का जो अधिकार है वो किसी भी तरह से हनन ना हो। मतलब एक अच्छा हम बोल सकते हैं कि लॉ सामने बन के आता है, रेदर देन कोई डिक्टेटरशिप में कोई अगर राजा लॉ बनाता है तो राजा क्या करता है, जो उसकी इच्छा होगी वो सीधा लॉ बना देगा, बोल देगा कि ये नहीं करना है तो नहीं करना। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में पूरी फॉर्मेलिटी, एक पूरा सिस्टम होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद जो होता है कोई लॉ बनता है। अब उस पूरे सिस्टम में कई लोग जुड़े होते हैं, उनकी कई सारी ओपिनियंस होती है, कई सारे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं, उन सभी को लास्ट में मिला के एक लॉ बनाया जाता है जो कि एक अच्छी प्रूव होता है हमारे लिए। अब आता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट है लीडरशिप कीप्स चेंजिंग, दिस लीड इनस्टेबिलिटी। अब क्या होता है, हमने भी देखा है कि पीएम जो होते हैं हर 5 साल में चेंज हो जाते हैं, पार्टीज चेंज होती है, जो कि एक इनस्टेबिलिटी देती है गवर्नमेंट में। दूसरा है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। आजकल डेमोक्रेसी पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन हो गया है। यहाँ पर ह्यूमन के मोरल जो राइट्स है उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया, कोई स्कोप ही नहीं रह गया है। तीसरा है सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड सो इट लेट्स डिले। मतलब मैंने अभी जैसे बताया कि कोई भी लॉ बनाना है तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों की कंसल्ट लेनी पड़ती है, जो कि किसी भी लॉ बनाने में, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले करती है। कई बार ये जो होता है नुकसान भी हो जाता है कि कई बार जैसे इमरजेंसी में कोई लॉ बनाना होता है या इमरजेंसी की जब बात होती है तब ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा है इलेक्टेड लीड्स डू नॉट नो do not know the best interest of the people, sometimes they lead bad decision। वो क्या होता है कि जब कोई इलेक्टेड लीडर होता है वो नहीं जानता है एक्चुअल में कि लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कई बार वो बैड डिसीजन ले लेता है जो लोगों को हानि भी पहुंचाते हैं। करप्शन बढ़ जाता है जो कि इलेक्टोरल कंपटीशन से होता है। हमने देखा है कि इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा करप्शन बढ़ जाता है। लोग जो है वो वोट्स लेने के लिए कितने हद तक हो जाते हैं, पैसे देते हैं, कई सारी पार्टियां रखवाते हैं, तो ये सब देखने को मिलता है। तो बहुत सारा करप्शन बढ़ जाता है और ऑर्डिनरी पीपल को ये नहीं पता होता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो कई बार गलत डिसीजन लेकर किसी को भी लीडर बना लेते हैं। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट है। जैसे कि हर किसी बात के या हर किसी सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे हर बात का कोई पॉजिटिव साइड भी होगा, नेगेटिव भी होगा। तो हमें ये तो पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या है, हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, और इसके बाद इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है। हमने ये भी देख लिया कि जो है लीडर चेंज होता है, इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, डेमोक्रेसी सब पॉलिटिकल कंपटीशन रह गया है, कोई मॉरल कोई स्कोप नहीं रहा उसके अंदर। जो डिसीजन मेकिंग जो है बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारा टाइम लेता है। इलेक्टेड जो है लीडर है वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये करप्शन बढ़ रहा है इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से। और जो है ऑर्डिनरी पीपल जो है कई बार गलत वोट देकर किसी को भी लीडर बना लेते हैं। लेकिन अब आता है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अब है कि क्यों ज़रूरत है, या फिर आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, मतलब कि ये एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी दूसरे गवर्नमेंट के अलावा। जैसे कि ये इसके अंदर लीडर जो हैं, हमारे जो लीडर है वो हमारे से आंसरेबल है। अगर हम कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, हम उससे पूछते हैं कि आपने क्यों लिया है ऐसा, या फिर हम उसका प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो आंसरेबल है कि हमने ये किया है, और अगर गलत होता है तो वो सही भी करते हैं। लेकिन अगर राजा कोई राज कर रहा है या एक सत्तावाद है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। राजा कभी आपको नहीं बोलेगा कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, और आप उनके सामने बोल भी नहीं सकते हो। ये है किसी अलग बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोगों की नीड को लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेमोक्रेसी अब क्या होता है, डेमोक्रेसी जो होता है
कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग मतलब कि इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, बहुत सारा टाइम लेता है, बट रिड्यूस चांसेस द रैश एंड इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये जो डेमोक्रेसी में बहुत सारे अलग अलग लोगों से डिसीजन लेना पड़ता है, राज्यसभा लोकसभा, तो बहुत सारा टाइम लेता है, लेकिन फिर क्या होता है, ये जो होता है रिड्यूस करता है चांसेस, रेशियोज एंड इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन, मतलब कि इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन ना हो, इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड कराता है। क्या होता है कि हमें जैसे पता है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। अब क्या होगा कि ज़रूरी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ एक कंट्री में रहे, क्योंकि सबके अलग अलग कुछ विचारधाराएं होती है, सबकी कुछ अलग मानसिकता, कुछ अलग सोच होती है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सभी लोगों को एक साथ रखना। लेकिन डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक पीसफुल एक प्लेटफॉर्म है जो कि परमानेंट एक सॉल्यूशन देता है। ये बताता है कि कोई भी परमानेंट लूज़र नहीं है और कोई भी विनर नहीं है। तो हम डेमोक्रेसी में एक ऐसा बोल सकते हैं, एक अच्छा एक उपाय बोल सकते हैं कि एक अच्छा उपाय है, ताकि सभी जो अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने जो अधिकार हैं उनको बचाकर आगे बढ़ सके, और ये डिफरेंट ग्रुप कैन लिव टुगेदर बाय पीसफुल। एग्जाम्पल जो हमारे इंडिया का दिया गया है, मतलब कि अलग अलग ग्रुप अपने अधिकार को बचाते हुए आगे बढ़ सके और शांति से रह सके। फिर है थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। लोगों की डिग्निटी या रेस्पेक्ट को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी क्या कराता है, सभी लोगों को सेम स्टेटस देता है। मतलब हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा है वन वोट वन वैल्यू, तो उसमें क्या सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, भले पुअर है, भले रिच है, अमीर है, गरीब है, काला है, सफ़ेद है। रिलीजन के नाम पर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो पीपल कैन एबल टू चूज दियर रूलर्स इजीली। सो सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है, तो उनकी डिग्निटी, उनमें रेस्पेक्ट बढ़ती है। चौथा सबसे लास्ट और फिफ्थ तो इम्पोर्टेंट है कि ये जो है किसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये अलाउ करती है कि करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। सबसे मेन जो है इट अलोज करेक्ट्स इट्स ऑन मिस्टेक। मतलब कई बार क्या होता है, लोगों द्वारा अगर गलत लीडर चुन भी लिया जाता है, जैसे हमने इसकी ड्रॉबैक्स में देखे थे, कई बार लोगों द्वारा गलत लीडर चूज भी किया जा सकता है, तो इसके अंदर हमारे पास चांसेस है कि हम उस गलती को सुधार सकें और नेक्स्ट जो इलेक्शन हो उसके अंदर लीडर को फिर से दूसरा चूज कर सके, रूलर्स को चेंज कर सके। तो ये काफ़ी अच्छी बात और एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारी गलती को सुधारने का भी हमें मौका दिया जाता है। हम अगर खुश नहीं हैं तो हम लीडर को चेंज कर सकते हैं। लास्ट में कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि डेमोक्रेसी डिसीजन जो है वो उन्हें भी इन्वॉल्व करता है जो कि उससे अफेक्ट होते हैं। मतलब डिसीज़न जो है वो सभी के लिए, अगर जिस डिसीज़न से कोई इन्फेक्ट हो रहा है या फिर जिसको फ़र्क पड़ रहा है, तो उस ग्रुप को भी उस डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है, ताकि उस ग्रुप की भी बात सुनी जाए। मतलब कोई ग्रुप को इन्फीरियर नहीं माना जाएगा, किसी को सुपीरियर नहीं माना जाएगा, सभी को इक्वली माना जाएगा। डेमोक्रेसी है ब्रॉडर मीनिंग, इट कैन अप्लाई मैनी स्फीयर ऑफ लाइफ। मतलब इसका ब्रॉडर मीनिंग ये है कि इस लाइफ के बहुत सारे अलग अलग स्फीयर में इसका यूज किया जा सकता है, और इसका कोई मैनी फॉर्म्स में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ में। नो कंट्री इज़ पीस परफेक्ट डेमोक्रेसी। अब कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि परफेक्ट डेमोक्रेसी में हो, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव बातें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्शन बाय ऑल सिटीजन। अब डेमोक्रेसी मेन जो है वो डिपेंड करती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी पर, जहाँ पर लोगों ने उन्हें चुना है। मेन जो है डेमोक्रेटिक किस कंट्री की कैसी है, तो वो डिपेंड करता है उसकी मेन पॉलिटिकल पार्टी पे। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।